तो अगला पॉइंट है हमारा 16.5 विस्तार की विचारधारा, साधन और तरीके। मतलब कि अंग्रेजों ने जिस तरह से यहाँ पर आकर के कब्जा किया था, किस विचारधारा के साथ उन्होंने किया था, कैसे कैसे करके उन्होंने यहाँ पर अपना पूरा इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया कि पूरे इंडिया को उन्होंने कब्जे में कर लिया। तो ये एकदम से नहीं हुआ, उन्होंने धीरे धीरे करा और अपनी 3 नीति अपनाई। पहली थी उनकी नीति युद्ध नीति, के मतलब लड़ करके और जीत के अपने कब्जा कर लो। सेकंड था उनका संधि की नीति, मतलब जो राजा ज्यादा ताकतवर है उनके साथ संधि कर लो और आपसी संबंध बना लो। और थर्ड थी विलय की नीति, मतलब जिस राजा का कोई पुत्र नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, उसको वो अपने कब्जे में कर लेते थे, अपने राज्य में विलय कर लेते थे। तो इन तीनों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है युद्ध नीति। युद्ध नीति के अंतर्गत क्या था, इन्होंने अपने धीरे धीरे लगभग सारी इंडिया पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। लेकिन जो मैसूर था, यानी कि आज के टाइम का कर्नाटक जो है, वहां पर 2 राजा बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहे, एक हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान, जिनका नाम आपने सुना होगा। तो इन दोनों ने अंग्रेजों को वहां पे कब्जा करने नहीं दिया था, मतलब काफी लड़ाई हुई। तो सन 1881 में आयरकुटी के हाथों पहले तो हैदर की मृत्यु हो गई। उसके बाद सन 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की लड़ाई में मौत हो गई। उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने तब जाकर के कर्नाटक यानी कि मैसूर पर कब्जा किया। उसके बाद 1772 से 1818 तक अंग्रेजों और मराठाओं में जो है वो काफी लड़ाई लड़ी। अब जो मराठा के उत्तराधिकारी थे, शिवाजी के उत्तराधिकारी, वो उतने कैपेबल नहीं थे, उतने शक्तिशाली नहीं थे जितने के शिवाजी थे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे होकर के मराठा भी इसके कब्जे में आ गया पूरा। अब क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने लगभग पूरे दक्षिण भारत पे, पश्चिम भारत पे और पूर्वी भारत पे उन्होंने अपने कब्जा कर लिया था। दूसरा तरीका था संधि कर लेना, मतलब कि अंग्रेज लोग देखते थे कि जो राजा उनके कब्जे में जल्दी से नहीं आ रहा है, उनके साथ वो संधि कर लेते थे। और सबसे पहली बार 1778 में लॉर्ड वेल्जली ने सहायक संधि का प्रस्ताव किया था कि इस संधि के अंतर्गत क्या होता था कि वो लोग राजा के साथ एक संधि करते थे कि वो राजा को बाहरी आक्रमण से, बाहर से चाहे कोई भी आक्रमण करे उससे वो बचाएंगे। इसके बदले में राजा क्या करेगा, उनको सेना को मजबूत करेगा, उनकी सेना की अभियान करवाएगा, साथ साथ में उनको पैसे देगा हर महीने कुछ टैक्स के रूप में। साथ में वो ना किसी और राजा के साथ कोई संधि कर सकता है, ना युद्ध कर सकता है बिना अंग्रेजों से पूछे। तो ये एक टाइप की संधि करी गई थी, जो कि अंग्रेजों के लिए बहुत बेनिफिशियल रही, बहुत फायदेमंद रही। क्योंकि इससे क्या होता था कि सारा कंट्रोल उस एरिया का इनडायरेक्टली अंग्रेजों के हाथ में आ जाता था। मतलब राजा है वहां पे लेकिन सिर्फ नाम का रह जाता था वो, ठीक है। और उस एरिया में अंग्रेज अपना एक वो बैठा देते थे पदाधिकारी, जिसे रेजिडेंट कहते थे। रेजिडेंट क्या होता था कि उस एरिया का सारा काम देखता था कि राजा ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जिस राज्य ने सबसे पहले इस संधि को एक्सेप्ट किया था उसका नाम था हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद जो कि 1758 में मैंने बताया था कि इसमें ये संधि लागू की गई थी, तो सबसे पहले हैदराबाद वालों ने इसको अपनाया था। उसके बाद क्या हुआ कि कई सारे जो राजा महाराजा थे उन्होंने अपने इनके साथ, अंग्रेजों के साथ संधि कर ली और रियासतों में कन्वर्ट हो गए। जैसे कि जिनमें से मुख्य नाम है कोची, जयपुर, त्रिमंडकर, हैदराबाद, मैसूर, ये सारे जो राज्य थे। उसके अलावा भी बहुत सारे थे, गोरखपुर, दोआब, दिल्ली, सिंध। इस तरह से अलग अलग टाइम पीरियड में सब लोगों ने संधि करते गए। और सबसे एंड जो आखिरी जो हुआ था वो था पंजाब, जिन्होंने इनके साथ संधि की थी। उससे पहले अवध भी जो था वो 1856 में इनके साथ, इनके अंतर्गत आ गया था। तो सबसे एंड में आया था पंजाब। अब पंजाब सबसे एंड में क्यों आया था, तो उनके एक राजा थे, वो काफी अच्छे थे। मतलब उन्होंने सारे सिखों को एक साथ करके और अपनी सेना बहुत बड़ी बना ली थी, और बल्कि इतनी बड़ी सेना कि एशिया में अंग्रेजों के बाद सबसे बड़ी सेना उन्हीं की थी। तो उसके बाद इनकी जो थर्ड नीति है वो राज्य विलय नीति। राज्य विलय नीति क्या होता है, मतलब कि जो राज्य अंग्रेजों के अंतर्गत है, मतलब जो अंग्रेज कंट्रोल कर चुके या अंग्रेजों के अधीन है, मतलब कि जहाँ पे उन्होंने संधि लागू कर चुके हैं अपनी, वहां पर वो लोग क्या करते थे कि राजा को ना, अगर राजा का पुत्र नहीं है तो उसकी जगह खुद कंट्रोल ले लेते थे अपने हाथ में। या ये बोल देते थे कि राजा भाई ऐसे ही है, राजा ठीक नहीं है, जनता का कार्य सही से नहीं कर पा रहा, और ये सब कह के उसे हटा देते थे। जैसे कि 1850 में किया गया था ये काम उसके साथ, अवध के राजा के साथ। और अवध के नवाब जो भी थे उनके साथ जब ये करा गया, उसके बाद ही इंडिया में जो लोग थे आक्रोश पैदा हुआ। और जो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो इसी की वजह से हुआ था।
तो अगला पॉइंट है औपनिवेशिक प्रशासनिक प्रणाली का विकास। अब इसमें क्या होता था, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, कि जो हमारे भारतीय व्यापारी थे तथा उत्पादक थे वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे अंग्रेजों की जो नियम चल रहे थे, जो रूल चल रहे थे। पूरा कंट्रोल तो अंग्रेजों का था, ईस्ट इंडिया कंपनी का था। वो जैसे चाहते थे व्यापार कर सकते थे, और इससे हमारे व्यापारी लोग जो थे वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। तो उन्होंने इसका विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो 1773 में एक एक्ट पारित हुआ जिसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। उसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो कंपनी है, कंपनी के शासन को 20 साल तक की अवधि के लिए सीमित कर देगा कि आपका जो कंट्रोल होगा ये 20 साल तक के लिए होगा। और साथ ही साथ में समीक्षा करी और बंगाल, मुंबई और मद्रास क्षेत्र पर सर्वोच्च अंग्रेज अधिकारी बैठा दिए गए। मतलब कि अब जो बंगाल का है, मुंबई का है, मद्रास का है, इन सभी का जो राजा है, जो इनका कानून को देखेगा, जो इनमें कुछ गलती नहीं, उसको एक एक इंसान को बना देगा। जिसको पहले जैसे बंगाल का गवर्नर था उसे सिर्फ गवर्नर कहते थे, लेकिन बाद में जब वो इन तीनों राज्यों का वो बन गया, सर्वोच्च अधिकारी बन गया, तो उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और जो पहला गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग। अब इसके साथ साथ क्या था कि जो कंपनी जो थी वो सबसे ज्यादा काम करती थी राजस्व कलेक्ट करने पर, मतलब टैक्स कलेक्ट करने पर, कर वसूल करने पर। और उसके लिए उन्होंने एक व्यवस्था लाई गई थी जिसे कहते थे कि हमेशा चलने वाली व्यवस्था, जैसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया। अब स्थायी बंदोबस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है, स्थायी बंदोबस्त का मतलब होता है कि हमेशा ये जो बंदोबस्त की प्रक्रिया है चलती जाएगी। मतलब जमींदार को बोल देगा कि भैया आप अपने इस एरिया से हमें हर महीने इतना टैक्स कलेक्ट करके दोगे। अब इसमें दिक्कत क्या आ गई कि जो उन्होंने लगाया था अंग्रेजों ने, उन्होंने ये सोच के लगाया था कि भाई मान लो 4,000 रुपये लेने हैं, तो उन्होंने वो 4,000 रुपये उस हिसाब से लिए कि भाई हम इससे हमेशा 4,000 रुपये लेंगे, आने वाले टाइम में हमें नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने जो कीमतें थी शुरू की वो बहुत ज्यादा बढ़ा के रखी थी आगे फ्यूचर को लेकर के। लेकिन वो क्या हुआ था उस टाइम पे, जो अपने किसान थे उनकी कंडीशन इतनी थी नहीं, ना जमींदार की थी कि वो इतना ज्यादा टैक्स दे पाए। तो उन्होंने क्या करा, ये बहुत बुरी तरह फ्लॉप भी हुई थी इनकी जो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था थी, क्योंकि लोग दे ही नहीं पा रहे थे और जमींदार बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। और एक टाइप से क्या हुआ था, उन्होंने किसान को अपनी ही जमीन पर किराएदार बना दिया था, जिसके मालिक जमींदार थे। मतलब जमींदार उनसे हर महीने आकर के कुछ पैसे लेते थे, और किसान बेचारे उन पैसों को देने के लिए या तो आत्महत्या कर लेते थे क्योंकि उनके पास होते नहीं थे। उन्होंने बहुत बड़ी कीमत थी वो उस टाइम की, क्योंकि उन्होंने वो फ्यूचर को देख करके लगाई गई थी। अब उसके बाद 1813 में एक चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि जो भारत में इनके भारत के साथ जो इनका एकाधिकार था कंपनी का, कि वो सिर्फ खुद ही राज करेगी यहाँ पे, उसको मिटाने के लिए सिर्फ एक नाम का चार्टर एक्ट बनाया था। मेनली ये चीन से जो कंपनी का एकाधिकार था उसको खत्म करने में काम आया था, कि चीन में भी कंपनी एकाधिकार से काम कर रही थी, तो वहां खत्म हो गया। लेकिन इंडिया में क्या हुआ, राजस्व, प्रशासन और नियुक्ति, ये तीनों क्षेत्र इसी के पास है। राजस्व मतलब टैक्स कलेक्ट करना, दूसरा प्रशासन मतलब कंट्रोल करना, राजनीतिक कंट्रोल, और थर्ड जो नियुक्ति के क्षेत्र है वो तीनों इन्हीं पे रहे। उसके बाद क्या हुआ, जो 1785 में लॉर्ड कर्नेवल आए, उसने कंपनी के अधिकारी को क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा करा कि पहले होता था कि एक ही इंसान पूरे क्षेत्र का कानून व्यवस्था भी देख रहा है, राजस्व भी कलेक्ट कर रहा है, और सारे काम वही करता था। तो उससे क्या होता था कि वो आदमी निरंकुश हो जाता था। निरंकुश मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाता था वो। तो इन्होंने क्या करा कि एग्जाम शुरू कराए, कि कुछ लोगों को, अंग्रेजी लोग देख सकते थे वो एग्जाम को, कि वो एग्जाम पास करेंगे और उसको हम लोग सरकारी पदों पर बैठाएंगे। उसके साथ साथ क्या करेंगे, उनको पावर्स दे दी गई थी बहुत सारी, कि एग्जाम के बाद जो करेंगे तो उनको अलग अलग टैक्स देंगे, वो अलग अलग डिपार्टमेंट दे देंगे। जैसे कि आजकल सरकारी वो चल रहा है नौकरी, कि पेपर पास करो उनको एक वो मिल जाता है, पद मिल जाता है, और उसके अंतर्गत वो काम करते। तो उसी तरह का इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया था। और जो उन्होंने, उनको उम्मीदवार जो सेलेक्ट होते थे उससे, उनके पास दो चीजें होती थी। एक, अत्याकर्ष वेतन प्राप्त करना, मतलब उन्हें बहुत अच्छे वेतन मिलते थे, बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी। और दूसरा, इनके पास इतने राजनीतिक अधिकार होते थे जितने इंग्लैंड में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो अगला पॉइंट है न्यायिक संगठन। न्यायिक संगठन मतलब इन्होंने न्याय को किस तरह से चलाया था। तो इन्होंने 1772 में एक व्यापक न्याय का व्यवस्था बनाई थी, जिसे अदालत कहते हैं। अदालत का मतलब कि जैसे तुम अभी कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट, जो सारे मसलों को पूरे इनके क्षेत्र के सुलझाता। अब इन्होंने अपने जो कार्य करे थे, इन्होंने अपना बेस रखा था दो लोगों को मिलाकर। पहले इन्होंने क्या करा, हिंदू और मुस्लिम के जो महान महान पंडित और मुल्ला जी थे, जिनको काफी ज्ञान प्राप्त था इनके, उनसे इन्होंने अपना वो लिया कि तुम्हारे यहाँ पे कौन कौन से कानून चलते हैं, हिंदू धर्म में कौन कौन से कानून है, क्या मुताबिक, किसके मुताबिक क्या होता है, और सरिया में किस तरह के कानून है, ये मोमडन लोगों से पूछे गए।
तो उसके बाद इन्होंने अपना न्याय व्यवस्था चालू करी, जिसमें दो मुख्य निरूपित थे। एक था कानून का शासक और कानून के समक्ष समानता, मतलब कि सभी लोग, सभी नागरिक कानून के आगे बराबर हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। और साथ में उन्होंने एक रूल लगाया कि बिना किसी लिखित के किसी भी इंसान को जेल के अंदर नहीं डाल सकते। मतलब अगर हमारे पास कोई लिखित में उसके खिलाफ वारंट नहीं है, जैसे आज भी होता है, तो उसको हम लोग जेल में नहीं डाल सकते। साथ ही साथ में उन्होंने ये भी काम किया कि जो सरकारी पद पे लोग थे उनके लिए भी रूल निकाल दिए कि भैया इनके खिलाफ भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं था। तो अब इन्होंने नियम के साथ साथ ये निकाल दिया गया कि भाई इन्होंने एक न्याय व्यवस्था बनाई जो कि सारे उसको कंट्रोल करती थी, और साथ में सरकारी लोग भी उसके अंतर्गत थे। इन्होंने दो अपने मेन वो निकाले उसके, एक तो कानून का शासन और दूसरा कानून के समक्ष समानता, कि सब लोग कानून के आगे बराबर है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो कोई सी भी जात पात हो। तो इससे क्या हुआ, जो भारत में जात पात थी उसके लिए ये बहुत अच्छा आदर्श बन करके आया, आदर्श कानून। वरना अगर जात पात के हिसाब से देखते तो कानून शायद ऊपर नीचे हो सकता था। इसके बाद जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसने क्या करा, न्याय के पास एक सेकंड, न्यायालय के पास बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के सभी प्रकार के न्यायिक क्षेत्रों को देखने का उसके पास अधिकार था। कितना अधिकार था, मतलब सारा तो था, लेकिन एक अगर उसका जो मसला है, कोई भी अगर कोई केस है जो कि 3,000 से ऊपर का, 4,000 से ऊपर का, तो वो जाता था सीधा ब्रिटिश काउंसिल, ब्रिटिश का जो उनका न्यायालय था वहां पे जाता था। उससे अंतर्गत सारे जो भी मसले थे वो ये देखते थे। ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म हो जाता है, इसके आगे जो भी है वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और ये मेरी पहली ही क्लास थी। तो आप बताइएगा मुझे कि किस तरह से आपको लगी, और क्या इसमें आपको समझ में नहीं आया वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो आपको अपने दोस्तों को शेयर करिए जो अभी NIOS की क्लास 12 पढ़ रहे हैं, या